लैब के अंदर एक भ्रूण तैयार किया है, मतलब एक तरीके का नया जीव, नया ह्यूमन तैयार किया है, जिसमें ना तो मदर का रोल रहा, ना तो क्या रहा, फादर के स्पर्म का रोल रहा। यानी कि स्टेम सेल से डायरेक्टली भ्रूण बना दिया है। इनर सेल मास ही हमारा फ्यूचर एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है। तो इससे ही हमारा अर्ली एम्ब्रियो मॉडल बना, फिर एम्ब्रियो मॉडल हमारा बन गया, भ्रूण बन गया। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं चुनौती में है, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, इस पर हम क्या ही डिबेट करें। माँ के बिना मातृत्व, लैब में बना पहला मानव भ्रूण। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही सराहनीय खोज की है। बिना मदर के जो ओबम होता है और फादर का जो स्पर्म होता है, बिना स्पर्म और ओबम के लैब के अंदर एक भ्रूण तैयार किया है, मतलब एक तरीके का नया जीव, नया ह्यूमन तैयार किया है। भ्रूण मतलब भ्रूण आगे डेवलप होकर ह्यूमन बनेगा, जिसमें ना तो मदर का रोल रहा, ना तो क्या रहा, फादर के स्पर्म का रोल रहा। यानी कि स्टेम सेल से डायरेक्टली भ्रूण बना दिया है। तो ये खोज के बारे में आज हम जानेंगे, क्या है इस खोज के परिणाम, क्या होंगे, क्या क्या चीजें भविष्य में सुधर सकती हैं, क्या इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं गुरु सर, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है इस केजीएस के प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं हर रविवार को शाम को 7 बजे लेके आता हूं एक ऐसा सेशन जहां पर देश दुनिया की जो ताज़ा तरीन खबरें होती हैं, जहां नई नई रिसर्चेज होते हैं, वो आप तक अवगत कराने का काम करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्या है हमारे आज इस वीडियो का टॉपिक, कि सबसे पहले कि हमने देखा कि वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में बिना मां और पिता के अंडाणु और शुक्राणु के मानव भ्रूण का निर्माण किया है। यानी कि वैज्ञानिकों ने ना तो स्पर्म ना ही ओबम, है ना, क्योंकि दोनों फर्टिलाइज करते हैं तब जाके जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है। तो बिना स्पर्म के ना बिना ओबम के, है ना, दोनों के अब्सेंस में हमने एक भ्रूण का निर्माण किया है। यह भ्रूण स्टेम सेल से विकसित किया गया है, ना कि पारंपरिक गर्भधारण प्रक्रिया से। तो मतलब डायरेक्टली जो स्टेम सेल्स होती है किसी जीव के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर, उससे निकाल करके एक नया भ्रूण बना दिया, है ना। तो ये एक सराहनीय खोज है। इसके बारे में और हम जानते हैं क्या है कि सबसे पहले चीज, वैज्ञानिकों ने प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया। जो प्लूरिपोटेंट कोश जो स्टेम सेल्स होती हैं बेटा, इनका काम होता है कि ये जर्म लेयर बना सकती हैं, एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम, तीनों लेयर बना सकती है ना। तीनों लेयर ही पूरी बॉडी बनाती है आगे जा करके। तो ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो होती हैं, वो इन्हीं से उन्होंने पूरा भ्रूण बनाया। आगे इन कोशिकाओं को विशेष रसायनों और परिस्थितियों में विकसित किया जाता है ताकि वे खुद को एक भ्रूण जैसी संरचना में व्यवस्थित कर ले। जैसे स्टेम सेल हैं, स्टेम सेल से ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जब जो हमारे जाइगोट होता है, जाइगोट की जो सेल्स होती है उन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं। कुछ सेल्स किनारे पर अरेंज हो जाती है, इन्हें बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल, इन्हें ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं। और कुछ सेल जो होती है एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, जिन्हें हम इनर सेल मास कहते हैं। ये हो गया इनर सेल मास, ठीक है। इनर सेल मास ही हमारा फ्यूचर एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है। तो इससे ही हमारा अर्ली एम्ब्रियो मॉडल बना, फिर एम्ब्रियो मॉडल हमारा बन गया, भ्रूण बन गया। तो मतलब समझे, तो हमने प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से डायरेक्टली भ्रूण बनाया है, स्पर्म और ओवम का यूज नहीं किया है। तो मतलब एक शानदार टेक्निक है, क्योंकि देखो स्टेम सेल वो सेल होते हैं जिनकी क्या होती है, कुछ भी टाइप की चीजों को बना सकती है। एनिमल्स में भ्रूणी अवस्था में स्टेम सेल पाई जाती हैं, प्लांट में थ्रू आजीवन पाई जाती हैं, तभी आजकल एक लीफ से हम हजारों पौधे बना सकते हैं। आगे बात करते हैं, प्रयोगशाला में यह भ्रूण 14 दिन तक विकसित किया गया, ठीक है। भ्रूण के विकास के शुरुआती चरणों को समझने में मदद मिली। इससे गर्भपात और बांझपन के इलाज में नई राहें खुल सकती हैं। बिल्कुल, इससे जो बांझपन है, इनफर्टिलिटी है, अगर किसी फीमेल के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो एक नया मतलब एक तरीके का रास्ता खुल सकता है। वो भी मातृत्व का एहसास कर सकती हैं, क्योंकि इस दुनिया में फीमेल का सबसे बड़ा जो रोल है ना, मातृत्व का एहसास करना। हर एक फीमेल का एक एम है मदर बनना, है ना। तो वो मातृत्व का एहसास वो फील कर सकते हैं। अगर उनको कोई बीमारी हो, इनफर्टिलिटी हो या कुछ भी हो, ऐसे केसेस में उनको मदर बनाया जा सकता है, या ओवम नहीं बन रहा हो, ये भी एक कारण हो सकता है। आगे चलते हैं, नैतिक और सामाजिक प्रश्न क्या होता है कि सबसे पहले, क्या इंसानों को बिना प्राकृतिक प्रक्रिया के बनाया जाना चाहिए? सवाल तो यही है, क्या इंसान, अगर प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जाइगोट बने, स्पर्म ओवम फ्यूज करें, एम्ब्रियो बने, फिर वो मदर बच्चे को जन्म दे, तो सवाल यही उठता है कि क्या इंसानों को बिना प्राकृतिक प्रक्रिया के बनाया जाना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? चैट सेक्शन ओपन है, जाके आप लिख सकते हैं। दूसरा है कि यह भ्रूण पूर्ण मानव नहीं है, लेकिन कई सवाल उठते हैं, जीवन की परिभाषा क्या है? क्या यह भ्रूण
अधिकार रखता है। अगर ये भ्रूण आगे जाके किसी ऑर्गेनिजम्स का बनता है, मतलब मान लीजिए ह्यूमन बनता है, तो इसका सेम वही अधिकार होगा जो एक नॉर्मल ह्यूमन का अधिकार होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं चुनौती में हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, इस पर हम क्या ही डिबेट करें। तो एक चुनौतीपूर्ण जो प्रश्न है यही है कि सांस्कृतिक और धार्मिक जो मान्यताएं हैं ये कहाँ स्थिर होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुछ और छोटे छोटे प्रश्नों के साथ कि संभावनाएं और चिंताएं क्या है। संभावनाएं और चिंताएं का मतलब हो गया कि चिकित्सा में उपयोग, बांझपन, गर्भपात, शोथ, इन सब चीजों पर तो हम चलो काम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। क्लोनिंग जैसी टेक्निक की और एक और कदम, हम क्लोन बना सकते हैं। क्लोन मतलब होता है एग्जैक्ट फोटोकॉपी बनाना, है ना। दूसरा चीज इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। दुरुपयोग का मतलब होता है कि हम ना डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, मतलब हमारा जो बच्चा है उसकी आंखें जो हैं वो ऋतिक रोशन जैसी हो, उसके बाल घुंघरेले हो, हाइट इतनी होनी चाहिए, रंग ऐसा होना चाहिए, है ना। तो मतलब एक डिजाइनर बेबी, एक रोबोट जैसी संरचना तक बना सकते हैं। हालांकि इस पर अभी भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं कि प्राकृतिक चीजों पर छेड़खानी ना की जाए, समझ गए। तो दुरुपयोग की आशंका हो सकती है डिजाइनर बेबी, और अनैतिक जो प्रयोग हैं वो सब भी किए जा सकते हैं, तो इस पर भी रोकथाम है। जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है, वो जाके निर्धारित करती है कि आप किन चीज़ों पर रिसर्च कर सकते हो। तो ऐसे इन चीज़ों पर भी कुछ कमेटी बनेगी और उस पर निर्धारित करेगी कि आप इन चीज़ों पर काम कर सकते हो। हालांकि इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें अभी बहुत कोसों दूर है ना, क्योंकि अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये हाईली कॉस्टली जो है टेक्निक है इंडिया के अंदर। जैसे अभी फर्टिलिटी सेंटर भी बहुत ज़्यादा जो है, जो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं या जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है इंडिया के अंदर। तो ये टेक्निक इंडिया के अंदर आने में भी समय लगेगा, और आएगी भी तो अमीर लोगों के लिए होगी, गरीब के लिए नहीं होगी। तो आप निश्चिंत रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।